चलिए स्टार्ट करते हैं। बुकलेट का है क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 12। जिनके पास बुकलेट नहीं है उनको मैं अभी क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिख लीजिए। In the given figure, two stones are allowed to slide down from rest. Find time and speed find time and speed when they reach at the bottom. Simple question. Friction is not present here. Friction is not present. ठीक है, तो हमारे पास दो इंक्लाइंड प्लेन है, सामने दिख रहा है आपको, ए बी और ए सी। एक स्टोन ए सी पे स्लाइड करिएगा और एक स्टोन ए बी। आपको बताना है दोनों किस टाइम पहुंचेंगे, दोनों के लिए टाइमिंग निकालनी है और किस वेलोसिटी से पहुंचेंगे। ठीक, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं। क्वेश्चन क्लियर है? दोनों ही स्टोन रेस्ट से चलना शुरू कर रहे हैं, मतलब उनकी इनिशियल वेलोसिटी 0। अब बताइए कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम किस चीज पे फोकस करें? इंक्लाइन प्लेन है तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेटा, सबसे पहले हम फोकस करेंगे एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जी। फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब न्यू 0 है। तो ए इक्वल क्या आया? दोनों इंक्लाइन प्लेन के लिए एक्सेलरेशन सेम आएगा या अलग अलग? अलग अलग आएगा, निकाल लीजिए। साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये तो हो गया एसी के लिए। ए बी साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये आ गया 5√3।
अलग अलग आया। अब क्या करें? हाँ, अब हमें जरूरत पड़ेगी एसी की। क्यों? हमें क्या निकालना है? टाइम। टाइम निकालना है और वेलोसिटी, दो चीजें हैं हमारे पास। तो सोच के देखो, अगर हम v इक्वल यू प्लस ए टी लगाएं तो v नहीं आ पाएगा। क्यों? u तो जीरो रख देंगे, ए दोनों का मालूम है, अलग अलग रखेंगे, लेकिन हमें क्या नहीं मालूम। ठीक। टाइम निकालने के लिए क्या करें? अब बचे दो, कौन कौन से? एक ये बचा और दूसरा लग ही नहीं पाएगा क्योंकि उसमें टाइम होता ही नहीं। तो अब ये लगाने की कोशिश करें। अगर ये लगाने की कोशिश करें तो यूटी तो जीरो है, ए दोनों के लिए मालूम है, टाइम फिर भी नहीं मालूम। अगर टाइम चाहिए तो एस चाहिए, एस मतलब डिस्टेंस। क्या ये एसी और क्या ये ए बी हम निकाल पाएंगे? भाई यहां से जो यहां गया उसे डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? एसी। और जो ए से बी पर गया उसे डिस्टेंस ए बी कवर करनी है। तो क्या एसी और ए बी आ पाएगा? ट्रिग्नोमेट्री से आ जाए। तो हम पहले क्या निकाल रहे हैं? एसी। एसी कैसे निकलेगा? साइन 30 इक्वल क्या होगा? अपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो एसी आ गया 20। बिल्कुल ऐसे ही ए बी निकाल लें। तो ए बी कैसे आएगा? साइन 60 इक्वल क्या होगा? साइन 60 का 10/√3/2। ठीक। तो ए बी क्या हो जाएगा? ठीक, इतना नोट कर लीजिए पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। अब जरा तो बताओ, एसी के लिए हमें और क्या पता चल गया? एस डिस्प्लेसमेंट। यहां एस कितना लिख दें हम? ठीक। और ए बी के लिए भी एस पता चल गया। ठीक।
तो क्या अब यहां S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा? अप्लाई कर लेते हैं। S की जगह 20, UT 0, हाफ, A की जगह 5, T का स्क्वायर। T स्क्वायर आया 8, तो T हो गया √8 अप्रोक्स में कितना लिखना है? 2.8। 9 कितने का होता है? 3 का। तो 8 कितने का होगा? 2.9 या 2.8 का? तो 2.8 लिख ले रहे हैं। एक आंसर पता चल गया कि जो इंक्लाइन प्लेन AC है उस पर इतना टाइम लगेगा। अब जरा AB पे टाइम निकालो। तो S की जगह 20/√3, UT 0, हाफ, A की जगह 10√3/2 इंटू T स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है। क्या कैंसिल आउट हो रहा? 10 से 20 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 जा 8, अपॉन में √3 इंटू √3 3। तो T स्क्वायर कितना आया? 8/3। तो T हो जाएगा 2.8/√3। तो क्या दोनों इंक्लाइंड प्लेन पर टाइम सेम लगा? नहीं, दोनों इंक्लाइंड प्लेन पर ऑब्जेक्ट को टाइम अलग अलग लगेगा। बताइए, कहीं कोई दिक्कत यहां तक? बेटा T स्क्वायर था 8/3, तो T क्या बनेगा? ठीक, √8 की वैल्यू क्या थी? 2.8 अपॉन में √3। कोई डाउट है? क्लियर है? तो ये तो हो गई टाइम की बात। अब बात करेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए v इक्वल U प्लस AT। अब टाइम मालूम है हमें, तो सीधे सीधे v इक्वल U प्लस AT अप्लाई हो जाएगा। U की जगह 0, A कितना था? A और टाइम कितना आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया AC पर। अब कौन से इंक्लाइन प्लेन पर वेलोसिटी निकालनी है? सॉरी, v इक्वल U प्लस AT। U0 एक्सेलरेशन कितना है? टाइम ये वाला रख दे रहे, 2.8/√3।
तो आंसर सेम आया। यानी कि दोनों स्टोन सेम वेलोसिटी से पहुंचेंगे। ठीक, क्या अलग रहेगा? एक्सेलरेशन और टाइम। क्लियर है कंसेप्ट? तो अगर ये सब ना पूछकर केवल ये पूछा जाए कि क्या दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे, तो अभी आपको पूरा करना होगा। क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो भी आपको पूरा करना होगा। कैसे भी क्वेश्चन आए, सोल्यूशन आपका यहां तक पूरा रहेगा। ठीक, और कुछ पूछा नहीं जा सकता। ध्यान से समझिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 5 वेरिएबल होते हैं। 5 होते, इनमें से ये गिवन था, ये भी हमने निकाल ही लिया था, गिवन था। ठीक, अब पूछा क्या जाएगा? क्या सेम एक्सेलरेशन होगा? नहीं। क्या सेम टाइम होगा? नहीं। क्या सेम वेलोसिटी होगी? हाँ। इसके अलावा और कुछ कभी भी नहीं पूछा जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंक्लाइन प्लेन का ही कराएंगे। पहले बुकलेट में ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 6 पर, एग्जाम्पल 3। A car moving with a speed 36 kilometer per hour reached on an inclined road. A car moving with a speed 36 kilometer per hour reached on an inclined plane. थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर से चल रही है, कहां पहुंची? Reached on an inclined plane, inclined by an angle 30. इंक्लाइन प्लेन पे पहुंची जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है 30 डिग्री। इतना क्वेश्चन क्लियर है? एंड इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, मतलब कार की चाबी बंद कर। तो अब कार जितनी भी दूर जाएगी वो किसकी वजह से जाएगी? जो इसमें पहले स्पीड थी उसी स्पीड की वजह से जितना ऊपर जा पाए जा पाए। हाउ मच डिस्टेंस विल द कार कवर बिफोर कम टू रेस्ट? इस इंक्लाइन प्लेन पर रुकने से पहले कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? क्वेश्चन क्लियर है? न्यू आपको गिवन है 0.1, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1। कार 36 की स्पीड से आ रही है, एकदम से क्या शुरू हो गई? चढ़ाई, और स्विच हो गया बंद, कार हो गई बंद। तो कितनी ऊपर तक कार जाने के बाद रुक जाएगी? रुक जाएगी मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का? अब कार कहां जा रही है? ऊपर। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक, ए इक्वल क्या होगा? जी प्लस, ठीक, तो पहले ए निकाल लो।
साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। इसको 1.732 कर दो। बताओ आया नहीं आया समझ में? ये चीज समझ में आई जो मैंने की? 1.732 में 0.1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0.732 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर लो। अच्छा हाँ सॉरी 0.1732। एक मिनट, ये भी गलत कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करोगे पहले 1 को तो आएगा 0, ठीक है ना? फिर 2 8 जा, उसके बाद 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, या इनको ऐड ऑन करके 10 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 5.866 सही है कैलकुलेशन? क्या पूछा गया है आपसे? डिस्टेंस एस। अब बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड प्लस में या माइनस में? माइनस में, रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर है? तो क्या लगाएंगे? वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2as। उससे पहले इसको आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड। तो u क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब लगाइए वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2a। v 0 है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2, 5.866 इंटू एस। सॉल्व करके एस आपको निकालना है। सॉल्व कीजिए और बताइए। ये काय को माइनस में आएगा? ये पूरा माइनस वाला यहाँ आ जाएगा। इसका से मल्टीप्लाई करो और 100 से उसको डिवाइड कर दो, बस। माइनस में क्यों आएगा? आपने फॉर्मूला प्लस में लगा दिया क्या? फिर कहां से माइनस में आएगा? इसका से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 1, बोलो बोलो, इक्वल में, ठीक? तो एस हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय
11.732 डिवाइड कर लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। सबका हो गया। अब हम आते हैं पेंडुलम केस पे। लिख लीजिएगा पेंडुलम केस। अब लिख लीजिएगा पेंडुलम केस। अब सुन, पेंडुलम केस में क्या होता है। पेंडुलम सब जानते हैं। जब एक पेंडुलम अपनी ये कौन सी पोजीशन होती है पेंडुलम की? मीन पोजीशन। जब एक पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, जैसे मान लो यहां कहीं आ गया, ठीक, ए से चला गया बी पर, तो कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, ठीक। पहला पॉइंट जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, इस समय पेंडुलम जब ए से बी पर गया तो इसने हाइट गेन कर ली। पहले यहां था, अब यहां है, हाइट गेन कर ली। इस हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। हाइट का फॉर्मूला होता है एल, पेंडुलम की लेंथ, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सभी लोग नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को। हाइट गेन बाय द पेंडुलम, कई जगह ये काम आ जाएगा, इसलिए नोट करवाएं। अब कैसे ये काम आएगा वो सुनो। हमने एक गोली चलाई, ठीक, गोली में मास होगा और वेलोसिटी होगी, तो गोली में कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। जब गोली इसमें लगेगी तो ये कहां जाएगा? आगे जाएगा। आगे जाएगा तो इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? पेंडुलम में कौन सी आ जाएगी? पोटेंशियल। तो पेंडुलम लगातार मोशन में नहीं रहा, मैंने आपको कहा था इंस्टेंटेनियसली मोशन में आए तो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल। तो जो भी उस गोली में काइनेटिक एनर्जी थी वो इस पेंडुलम को क्या प्रोवाइड कराएगी? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट गेन हो गई, ठीक। यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर गोली की काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होना चाहिए? एम जी एच। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? यहां से आपने गोली चलाई, गोली में क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। वो गोली जाके इसमें टकराई और निकल गई, तो जितनी भी इसमें काइनेटिक एनर्जी थी गोली में वो इसे क्या प्रोवाइड कराएगी?
पोटेंशियल, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, एम जी। लेकिन अगर अगर ध्यान से सुनना, अगर गोली आई और इसके अंदर रह गई, इसके अंदर रह गई, तो भी हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एम जी एच या एम वन प्लस एम टू इंटू जी एच। गोली इसके अंदर रह गई तो बॉब का जो मास होगा वो इंक्रीज हो जाएगा ना, एम वन बॉब का मास प्लस एम टू गोली का मास इंटू जी एच। तो क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा गोली इसमें है या पार करके निकल गई। नहीं आई बात समझ में? पहला केस फिर से सुनना, गोली आई इसमें गली और निकल के गिर गई, तो गोली में पूरी की पूरी क्या थी, उसने इस बॉब को क्या दे दी। अगर गोली आई और उसके अंदर रह गई तो गोली में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। उसने बॉब प्लस गोली को, क्योंकि इसके अंदर गोली है, क्या प्रोवाइड करा दी। तो उस समय एमजीएच में एम क्या होगा, किसका मान, दोनों का, तो एम वन प्लस। कॉन्सेप्ट क्लियर। तीसरा सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट, गोली आई इसमें गली और बाहर निकल गई। बाहर निकली मतलब बाहर निकलते समय भी मोशन में, तो इसमें पहले भी काइनेटिक एनर्जी थी और घलने के बाद भी काइनेटिक एनर्जी है। तो मान लो पहले थी 100, निकलते समय है 20, तो इस बॉब को कितनी एनर्जी मिली, 80। तो तब क्या होगा, डिक्रीज इन काइनेटिक या डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी विल प्रोवाइड टू द बॉब। तीन ही चीज हो सकती, तीन से चौथी चीज तो नहीं हो सकती। गोली आई, गिर गई, आगे नहीं गई, गिर गई, तो उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी बॉब को मिल गई पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। गोली आके इसके अंदर रुक गई तो उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी बॉब प्लस बुलेट की पोटेंशियल एनर्जी। अगर आर पार निकल गई तो गोली की जो एनर्जी में डिक्रीज हुआ या डिफरेंस आया, दैट विल प्रोवाइड पोटेंशियल एनर्जी टू द बॉब। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता बॉब और बुलेट से रिलेटेड। कंसेप्ट क्लियर है? लिखिए, a bullet of mass 500 grams strike with a bob of pendulum with velocity 100 meter per second. If bullet embedded in the block then find height gained by the bob. Given mass of the bob is 1 kg. ठीक है, तो बताइए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। हाँ बेटा बोलिए। रिपीट कर रहा हूं, a bullet of mass 500 gram strike with a bob of pendulum with velocity 100 meter per second.
If bullet embedded inside the block bob, then find height gained by the bob. Given mass of the bob is 1 kg. ठीक है, तो चलिए की पॉइंट क्या है, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी क्या प्रोवाइड कराएगी, किसे, खाली बॉब को कि बॉब प्लस बुलेट को, तो लिख लीजिए बुलेट की काइनेटिक एनर्जी बॉब प्लस बुलेट को जी व्हाट्सएप लैंग्वेज वाले अच्छे रहते हैं, इससे बहुत जल्दी याद हो जाता आपको, की पॉइंट जल्दी समझ में आता। बुलेट की काइनेटिक एनर्जी बॉब प्लस बुलेट को पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक, तो हाफ m1 किसका मास हो गया, बुलेट का, इक्वल क्या होगा, h आपको निकालना है, कीजिए। 500 ग्राम का मतलब हो गया हाफ के जी, अभी ये है कहानी जिसे हमें सॉल्व करना है। 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0, 2 से 10, तो 500 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो हाइट कितनी गेन होगी, 166.6 मीटर। क्लियर, नेक्स्ट। देखिए, अ बुलेट ऑफ मास हाफ के जी या 250 ग्राम कर दो, अ बुलेट ऑफ मास 250 grams strike with a bob with velocity 100 meter per second and comes out from the bob
with velocity 20 meter per second. I repeat, a bullet of mass 250 grams strike with a bob with velocity 100 meter per second and comes out with a velocity 20 meter per second. If mass of the bob is 1 kg, then find height attained by the bob. बताओ इस क्वेश्चन में क्या अलग है? बुलेट टकराने के बाद बाहर निकल, यानी कि बुलेट में पहले भी काइनेटिक एनर्जी है, बाद में भी। जो डिफरेंस है, जो काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हुई बुलेट की, उसने बॉब को क्या प्रोवाइड कर दी? ठीक, लिख लो, की पॉइंट लिख लो। एट द टाइम ऑफ कोलिजन, wastage in kinetic energy of bullet will provide potential energy to the block. तो अब क्या बनेगा? हाफ एम बी स्क्वायर के हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। पहले वेलोसिटी यू, बाद में वेलोसिटी वी। क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? m1 लगा दे रहे हैं, ब्लॉक के लिए m2gh। ठीक, तो हाफ m1 कॉमन मिल जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल m1 की जगह अब क्या आएगा? 1/4, 250 ग्राम है, 250 ग्राम यानी कि 1/4 kg, 100 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। m2 कितना है? इसे सॉल्व करना है, तो 1/8, 100 प्लस 20 हो गया 120, 100 माइनस 20 हो गया 80, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8। क्लियर है? ये तो होगा दो, जिसमें एक गोली अंदर रह गई, दूसरे में गोली बाहर निकल गई, तीसरे में हम गोली की जगह एक कोई स्टोन ले ले रहे हैं।
हमने यहां से स्टोन फेंका, इसमें लगा, ठीक, तो स्टोन में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, लगा और स्टोन रेस्ट में आ गया, इसके अंदर नहीं रहा, रेस्ट में आ गया। तो स्टोन की काइनेटिक एनर्जी ने इसे क्या प्रोवाइड करी, अब हम पूछेंगे कितने एंगल से, क्वेश्चन में हम क्या पूछेंगे अब, एंगल। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? नेहा, गर्ल्स आवाज आ रही है किसी को? खुशी, इशिता, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक स्टोन को फेंकेंगे, स्टोन आगे ब्लॉक में लगे, बॉब में लगेगा, बॉब क्या गेन करेगा, हाइट, लेकिन हम हाइट नहीं पूछेंगे, हम क्या पूछेंगे, एंगल। फटाक से लिख लीजिए, a stone of mass a stone of mass 250 grams strike with the bob of a pendulum of length 2 meter and comes in rest. If mass of the bob is 1 kg, then with what angle the bob will displace. तो क्या होगा बेटा इसमें, अच्छा इसमें स्टोन की वेलोसिटी दी है, वहीं लिख लो, स्टोन के पास वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा इसमें, स्टोन में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक, बॉब को क्या प्रोवाइड कराएगी, अगली लाइन में हम एच की जगह क्या लिख देंगे, L1 माइनस कॉस, बस इतना सा अंतर है, बाकी सब वही। कितना मास था, स्पीड 10 थी ना, इसका मास कितना था 1 kg, लेंथ 2 मीटर, 1 माइनस कॉस थीटा। जीरो से 0, 2 से 5, कॉस थीटा आ गया
3/8। तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 3/8। बेटा ये इनवर्स जिसे नहीं पता है उसे मैं अभी बैच के बाद बताऊंगा। ठीक है, आज इतना ही, कल ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा।